वो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इन्वेस्टिंग करके काफ़ी पैसे बनाए और आज ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। और अगर आप भी चाहते हैं पैसे से पैसे बनाना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वो सारी चीज़ डिटेल में कवर किया है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सवाल ये आ जाता है कि इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है। इन सिंपल लैंग्वेज, अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहाँ से एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उस पैसे की वैल्यू बढ़ जाए। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हैं। आपने एक फ्लैट 10 साल पहले 50 लाख रुपए में खरीदा और आज इसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई। यानी कि आपने जो पैसा फ्लैट खरीदते समय लगाया था वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बढ़ गया, इसलिए इसे एक इन्वेस्टमेंट करेंगे। आखिर हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? इसके एक नहीं कई रीजंस हो सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर 3 मेन रीजंस बताना चाहूँगा, जिनमें से नंबर 1, ग्रोज योर मनी। जैसे कि हमने फ्लैट वाले एग्जाम्पल में देखा कि जिस फ्लैट को आपने 10 साल पहले 50 लाख रुपए में खरीदा था वो आज 1 करोड़ रुपए का हो गया। इससे समझ में आता है कि अगर रिसर्च करके पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दे तो हमारा पैसा ग्रो होता है, यानी बढ़ जाता है। लेकिन वहीं आप 50 लाख रुपए को इन्वेस्ट ना करके ऐसे ही रहने देते तो आज भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहती, बल्कि इन्फ्लेशन या महंगाई के कारण उसकी वैल्यू और कम हो जाती। इन्वेस्टमेंट करने से आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। एंड द सेकेंड रीज़न टू बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई एक ऐसी सिचुएशन होती है जब मार्केट में चीज़ों के दाम कॉन्टिन्यूसली बढ़ने लगते हैं। हर साल ये कुछ ना कुछ % बढ़ता ही है। पिछले 10 साल के डाटा के अकॉर्डिंग भारत में 2012 से 2022 तक एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5.97%, अप्रॉक्स 6% रहा। इन्फ्लेशन बढ़ने से आपकी सेविंग्स की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन यदि आप इन पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है, जिससे आप इन्फ्लेशन की मार से भी बच सकते हैं। एंड द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। इन्वेस्टमेंट को एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी माना जाता है। जैसे कोविड-19 के टाइम्स कई लोगों की जॉब्स खो गई और काम न मिलने के कारण उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई और जमा की हुई सेविंग्स भी कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। लेकिन जिन्होंने भी कहीं पर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी, ये इन्वेस्टमेंट आज उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम बन गया, जिसने उनकी काफ़ी हेल्प की। बट सोचने वाली बात है कि जब इन्वेस्टमेंट के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, फिर भी भारत में कम लोग ही इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 24% लोग ही फाइनेंशियल लिटरेट है। यानी कि 24% लोग ही ये जानते हैं कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करें और कैसे इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ईजिली हैंडल कर सके। इसके पीछे वो क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी कम है? सो द फर्स्ट रीज़न इज लेस अवेयरनेस। यूजुअली लोग अवेयर ना होने के कारण वो अपने पैसे को बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट मिल पाता है। लेकिन हमारे पास इन्वेस्टिंग के अदर ऑप्शंस भी है जहां से हम उतने ही पैसे से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट। बट लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण इनमें इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत से लोगों के पैसे डूब जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें काफ़ी अच्छे रिटर्न भी मिले हैं। ये सब डिपेंड्स करता है उनके रिसर्च एंड एनालाइज पर। नंबर 3, नॉट टॉट मच इन स्कूल और कॉलेजेस। लेकिन इसमें इन लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनके बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं दिया जाता और ना ही प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। बट अब ये सिचुएशन चेंज हो रही है, लोग फाइनेंशियल अवेयर हो रहे हैं, स्कूलों में भी फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम किया जा रहा है। यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएटर्स भी लोगों को फाइनेंशियली अवेयर करने में हेल्प कर रहे हैं। आरबीआई ने NSFE नाम से एक 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया है, जिसमें इनका एम है भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी रेट को बढ़ाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अवेयर करना। लेकिन हमारे पास वो कौन से ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं? मेनली यहाँ पर मैं आपको 4 पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताना चाहूँगा। फिक्स्ड इनकम एसेट, कमोडिटीज, रियल इस्टेट एंड शेयर मार्केट। आइए डिटेल में समझते हैं इन सबको कि किसमें कितना रिस्क है और कितना रिटर्न्स इन्होंने दिया है। फिक्स्ड इनकम एसेट ये इन्वेस्टिंग का एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें रिस्क काफ़ी कम या ना के बराबर होता है और ये एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद मोस्टली एक फिक्स्ड रिटर्न प्रोवाइड करता है। एफडी एंड बॉन्ड्स ये फिक्स्ड इनकम एसेट के एग्जाम्पल है। एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी अपने पैसे को कुछ समय के लिए बैंक के पास डिपॉजिट रखना और उसे तब तक ना निकालना जितने समय के लिए आपने उसे जमा किया था। टाइम पूरा हो जाने के बाद बैंक आपको आपके पैसे के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। यदि आप जमा किए हुए पैसे को समय से पहले निकालते हैं तो बैंक इस कंडीशन में कुछ चार्जेस काट लेती है। एफडी मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक के लिए करा सकते हैं। और जहाँ तक इंटरेस्ट रेट की बात करें
तो हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। आपको जो ठीक लगे आप उसमें एफडी करवा सकते हैं। एफडी ने 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग 5 साल की एफडी पर 5 to 7% का एवरेज रिटर्न दिया है और पिछले कुछ समय से इस तरह की रिटर्न देती आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड्स की। तो बॉन्ड्स एक तरीके का लोन होता है जो गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट कंपनीज इन्वेस्टर से लेती है जो इन्हें खरीदना चाहते हैं और एक टाइम के बाद आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे के साथ कुछ परसेंट इंटरेस्ट देकर उसे वापस कर देती है। बॉन्ड्स ने पिछले 8 सालों में 6 to 8% का एवरेज रिटर्न दिया है। कॉमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, फॉरेन करेंसी जैसे चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, बट मोस्टली लोग गोल्ड, सिल्वर जैसी कॉमोडिटीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। कॉमोडिटीज में काफ़ी लो रिस्क होता है। कॉमोडिटीज की बात करें तो कॉमोडिटीज में गोल्ड ने 5.7% पर ईयर का एवरेज रिटर्न दिया है। तो तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना है, यानी कि प्रॉपर्टीज खरीदना, बेचना और रेंट पर देना। वैसे तो रियल इस्टेट के रिटर्न फिक्स नहीं होते, लेकिन आरबीआई के हाउस प्राइस इंडेक्स डाटा के अकॉर्डिंग लास्ट 10 ईयर में 11.6% पर ईयर का रिटर्न। फोर्थ एंड लास्ट, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट के भी नाम से जाना जाता है। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लिस्टेड कंपनीज के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। इसमें 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई एंड बीएसई, जिनमें कंपनीज लिस्टेड होती है। इन लिस्टेड कंपनीज में आप अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं, मतलब कि किसी कंपनी के परसेंटेज ऑफ शेयर्स के आप ऑनर बन जाते हैं, जिन्हें टेक्निकल वर्ड्स में शेयर होल्डर कहा जाता है, और बाद में इन कंपनीज के शेयर्स को सेल करके रिटर्न कमा सकते हैं। इसमें रिस्क फैक्टर इन कंपैरिजन ऑफ अदर इन्वेस्टिंग ऑप्शन से अधिक होता है, लेकिन रिसर्च एंड एनालाइज करके की गई इन्वेस्टमेंट से रिस्क कम हो जाता है। लास्ट 10 ईयर में शेयर मार्केट ने 12 से 15% पर ईयर का एवरेज रिटर्न दिया है। हम अगर इन चारों के पिछले 10 साल के रिटर्न्स को देखें तो फिक्स्ड इनकम एसेट्स में एफडी ने 5 से 7% का और बॉन्ड्स ने 6 to 8% का एवरेज रिटर्न दिया है। और अगर बात करें कॉमोडिटीज़ की, तो कॉमोडिटीज़ में गोल्ड ने 5.7% का एवरेज रिटर्न दिया है, रियल इस्टेट ने 11.6% का और शेयर मार्केट ने 12 to 15% एवरेज रिटर्न दिया है। इनके रिटर्न्स हर साल चेंज होते रहते हैं, ये डिपेंड करता है कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो हम पाएंगे कि ज़्यादा रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शेयर मार्केट है। हालांकि रियल इस्टेट भी इस मामले में पीछे नहीं है, बट रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छी रिटर्न मिल पाएगी। तो कुल मिलाकर शेयर मार्केट बेस्ट ऑप्शन लगता है इन्वेस्टिंग का, क्योंकि इसमें कम पैसे से भी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि शेयर मार्केट जहां एक तरफ हाई रिटर्न देता है तो दूसरी तरफ लो रिटर्न भी दे सकता है। इसलिए हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करना और काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान सकें। रिस्क को कम करने के लिए हमें अपने पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कहीं एक जगह लॉस हो तो दूसरी जगह से रिकवर हो जाए और सारे के सारे पैसे ना डूबे। इसे पोर्टफोलियो बनाना भी कहा जाता है, जिसमें हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं।